हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी 9। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के पीवाईक्यूज। जो कि आपको पता ही है, हमारी पॉलिटी के पीवाईक्यूज की सीरीज़ चल रही है। और जो सीरीज़ है उसमें हमारी 8 से 10 क्लासेस, आई थिंक 10 से 11 क्लासेस इसकी हो चुकी हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया। इससे रिलेटेड आपके जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपके बने हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम एंड योर टाइम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। तो इसमें पूछा गया है जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों में किस संविधान संशोधन के द्वारा उसको सम्मिलित किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है। तो जो शिक्षा का अधिकार है वो किया गया है 86वें संविधान संशोधन, जो अधिनियम है 2002 के द्वारा। इसके क्या है, 86वें जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा क्या है, शिक्षा का जो अधिकार है वो अब क्या बन गया है, मौलिक अधिकार बन चुका है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। इसके तहत नए अनुच्छेद 21 ए में घोषणा की गई है कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई है। इसके तहत इसके तहत क्या है, राज्य 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तो इसके तहत क्या है, जो राज्य है वो 6 वर्ष की जो बच्चे हैं, 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चे, उनकी देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अनुच्छेद 21 का तथा शिक्षा का अधिकार कानून जो है 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू किए गए। तो ये कब किए गए हैं, शिक्षा का अधिकार जो कानून है 2009 वो 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किस संशोधन के अधीन शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि किस संशोधन के तहत ये जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो ये बनाया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। सेम क्वेश्चन विद सेम आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। तो जो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के रूप में क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है, तो इसमें पहले क्या था, जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार पहले माना जाता था, लेकिन अब इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो मौलिक अधिकार से हटाकर अब इसको क्या बना दिया गया है, जो संपत्ति का जो अधिकार था इसको अब क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। ओके, अब ये क्या बन चुका है, कानूनी अधिकार बन चुका है। और नए आर्टिकल में इसको शामिल किया गया है, जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है, 300 ए में इसको शामिल किया गया है संपत्ति के अधिकार को। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 21, एक सेकेंड, अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 21 क में बोला गया है, 21 ए में 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार निम्न द्वारा भारतीय संविधान से अंतर्दृष्ट किया गया है। तो इसमें बोला है जो 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में किया गया था।
और ये देखिए आप कितने जो ये रिपीटेड क्वेश्चन है कितने एग्जाम्स में बार बार रिपीट किया गया है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? यहाँ पर पूछा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो ये बनाया गया 69 संविधान संशोधन के द्वारा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा एवं 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था भी की गई है। और आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, इसमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो किस संशोधन के द्वारा? 69वां संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है वो राजधानी क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो ये बना है 69वां संशोधन। ओके, 69वां संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस को रिपीट करके विद सेम लैंग्वेज विद सेम आंसर्स के साथ उसको दिया गया है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं और आप पीवाईक्यूज करके जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के जो चांस हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे। इसलिए पीवाईक्यूज पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो आपको पीवाईक्यूज को बार बार मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और कारण वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कथन और कारण वाला कथन है हमारा, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण दिया गया है, 73वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और आर क्या हो जाएंगे? दोनों करेक्ट हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक इसके अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए 73वां संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया तथा 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। तो कितनी मदें थी? 29 कार्यात्मक मदें। चूंकि ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, लेकिन इसका संवैधानिक महत्व नहीं था। इसमें बोला गया है जो अनुच्छेद 40 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में था किसका? ग्राम पंचायतों का उल्लेख, लेकिन इसका जो संवैधानिक महत्व नहीं था। इसीलिए क्या है, यहाँ पर कारण और कथन दोनों सही हो जाएंगे और एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ पर बताना है कि जो 73वां संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संख्या स्वीकार किया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, 1, केवल 1 कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आप आर यारो प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो 73वां संशोधन है उसके संदर्भ में जो पंचायत हैं, पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इसमें शहरी जो स्थानीय सरकार है, शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संख्या स्वीकार किया गया। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें शहरी जो स्थानीय सरकार है वो रॉन्ग हो जाएगा ये वर्ड। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया,
ये वाला करेक्ट हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो ये किया गया है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। तो इसमें बताना है कि जो भारत के संविधान में 73वें संशोधन का संबंध है, किससे संबंध है? केंद्र और राज्यों के संबंध से? बिल्कुल नहीं। सर्वोच्च न्यायालय? बिल्कुल नहीं आएगा। संसद सदस्यों के वेतन? ये भी नहीं आएगा। 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सही कथन पहचानिए और 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को जो दायित्व सौंपे गए हैं उनकी गणना की सूची और विषय यहाँ पर दिए गए हैं, वो बताना है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। 10वीं अनुसूची में 25 विषय, 11वीं अनुसूची 29 विषय, 7वीं अनुसूची 37 और 13वीं में 20। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची 29 विषय, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है, यानी कि शामिल है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत? तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो जिला पंचायत शामिल है, क्षेत्र पंचायत शामिल है और ग्राम पंचायत शामिल है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। नगर पंचायत जो है वो 73वें संशोधन में क्या है? शामिल नहीं है नगर पंचायत। इसमें है जिला पंचायत शामिल है, क्षेत्र पंचायत शामिल है और ग्राम पंचायत शामिल है। किसमें? 73वें संविधान संशोधन में, अमेंडमेंट एक्ट में। ओके, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अध्याय जोड़ा गया है? इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अध्याय यहाँ पर जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया है? तो ये किस संविधान के संशोधन किया गया है? ये किया गया है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, तो अभी डिस्कस किया है जो प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये संबंधित है 52वां संशोधन जो है वो है दल बदल से संबंधित। किससे है? दल बदल से संबंधित है। और ये कौन सी अनुसूची में है दल बदल? तो ये है अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 में दल बदल की बात की गई है। ओके, सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एक बार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 52वें संवैधानिक संशोधन में महत्व का जो कारण है वह है, यहाँ पर पूछा है कि 52वें संवैधानिक संशोधन के महत्व का जो कारण है वह क्या है? तो इसमें है दल बदल पर कानूनी रोक। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो इसमें बोला गया है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां जो हैं उनको जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 97वां संवैधानिक संशोधन।
97वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में हुआ, उसके माध्यम से संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 19(1)(c) में। इसमें सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया है। सहकारी समितियां नाम से एक भाग किसमें 9(ख) को संविधान में जोड़ा गया है। यानी कि सहकारी समितियां किसमें है भाई? भाग 9(ख) में। किसमें है? भाग 9(ख) में। 9(ख) में किसकी बात की गई है? सहकारी समितियों की बात की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 य से 243 एन तक सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुच्छेद 43 ख का समावेश किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 20 की। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसको क्या है? जोड़ा गया है सहकारी समितियों को। नेक्स्ट है 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता? तो ये किस वर्ष तक नहीं हो सकता है? ये 2026 तक। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा में मौजूद सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता है। यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही होगा। बाद में 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया, ना कि 1991 की जनगणना के आधार पर। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B जोड़ा गया है? तो 9B में क्या है? जोड़ा गया है। 9B में क्या है? आपको बताया था सहकारी समितियां। 9B में क्या है? किसकी बात की गई है? सहकारी समितियों की बात की गई है 9B में। ओके, तो इसमें पूछा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है 97वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 97वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो सहकारी समितियों के संबंध में एक नया भाग जोड़ा गया है 9B। नेक्स्ट है भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये कर दी गई 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो एक कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है? तो ये किया गया है 61वां संशोधन के द्वारा 1989 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो जीएसटी किसमें किया गया है? जीएसटी क्या है? 101वां संशोधन अधिनियम के तहत। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी का प्रावधान करता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर एकल कर संरचना को स्थापित किया है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी प्रभावी हो गया है। तो जीएसटी कब आया है? 1 जुलाई 2017 को। ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट है जीएसटी को किस संवैधानिक अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है? तो इसको किया गया है 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2016 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है। तो 100वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता से। जो 100वां संशोधन है वो बांग्लादेश के साथ जो भूमि सीमा समझौता हुआ था उससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किससे रिलेटेड है? तो ये है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजीएसी की जो स्थापना है उससे रिलेटेड है 99वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन। तो ये संबंधित है बांग्लादेश से जो भूमि सीमा समझौता हुआ था तो उससे रिलेटेड है 100वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये जीएसटी से, इसमें क्या है, जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी का प्रावधान इसमें दिया गया है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम में। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसमें दिया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें दिया गया है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। तो ये किस में दिया गया है? 103वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन। तो इसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन यानी एससी और एसटी को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण 10 वर्ष 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया और आंग्ल भारतीय के मनोनयन को लोकसभा और विधानसभाओं में क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया इसको। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? आपको कराया ही था। ये संबंधित है अनुच्छेद 334 से। आइए एक बार और देख लेते हैं 104वां संविधान संशोधन। तो ये अनुच्छेद 334 में संशोधन जो है एससी और एसटी को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है इसमें 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष 25 जनवरी 2030 तक इसको क्या है? बढ़ाया गया है। और आंग्ल भारतीय के लिए जो मनोनयन जो होते थे आंग्ल भारतीय, उनको लोकसभा और विधानसभाओं में क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 29 तो हो ही गया है हमारा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 334। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। तो ये सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है? मैच करना है। तो इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन ऊपर नीचे है तो इसको मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें करवाती हूँ, ओके, क्योंकि उसको मैच करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ अधिनियम दिए गए हैं और उसके संशोधन दिए गए हैं। संविधान 94वां संशोधन अधिनियम 2006। तो इसमें पूछा गया है ये किसमें है? तो ये अनुच्छेद 164 में संशोधन। नेक्स्ट है संविधान जो है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। तो जो 95वां संशोधन अधिनियम 2009 है इसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है 96वां संशोधन अधिनियम 2011। तो इसमें है 8वीं अनुसूची में संशोधन। नेक्स्ट है संविधान जो है 103वां संशोधन। तो इसमें है अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है। तो इसमें इस प्रकार से आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, 4। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक सेकेंड, इसमें है 94वां संशोधन अधिनियम 2006। तो इसका क्या हो जाएगा? और इसी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 2, जो कि है 95वां संविधान संशोधन। यह है अनुच्छेद 334 में संशोधन जो है उससे संबंधित। नेक्स्ट है इसका 3 हो जाएगा, सी का 3 और सेम डी का 4। ये अनुच्छेद 15 में संशोधन जो है वो किए गए हैं 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। और जो 8वीं अनुसूची में संशोधन जो हुए हैं वो किए गए हैं 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 एंड 4।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 31। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है? तो ये किस संशोधन के द्वारा की गई है? ये की गई है 31वें संशोधन के द्वारा। 31वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? अब 545। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो इसको किया गया है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये कुछ कभी कभी फैक्ट के रूप में भी पूछ लिया जाता है इसको, ठीक है। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है? 36वें संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ था 1975 के द्वारा। नेक्स्ट है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो कौन से संशोधन के द्वारा किया गया है इसको? ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का जो संरक्षण है और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन को राज्य सूची से निकाल कर किसमें कर दिया गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। तो देख लीजिए आप ध्यान से किस किस को समवर्ती सूची में रखा गया है राज्य सूची से निकालकर। तो पहला है शिक्षा, दूसरा है वन, नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का जो संरक्षण है वो समवर्ती सूची का विषय है। न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों का गठन एवं संगठन को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में यहाँ पर रखा गया है। यानी कि जो न्याय प्रशासन है, उच्चतम और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जो सारे न्यायालय, सभी न्यायालयों का जो गठन और संगठन है उनको राज्य सूची से निकालकर किसमें किया गया है? समवर्ती सूची में। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? इसमें क्वेश्चन पूछा गया जो भारतीय संविधान है उसके प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये किया गया है 58वां संविधान संशोधन 1987। जो 58वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है 1987 के द्वारा संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 394 का को जोड़ा गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 394 क, 394 ए भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? इसमें पूछा है कि जो संविधान का प्रथम संशोधन है जो कब पारित हुआ था? 1951 में। तो वो किससे संबंधित था ये आपको बताना है। तो ये संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। तो ये किससे संबंधित था? कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में पारित किया गया जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों में पारित भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों का मान्यकरण किया गया और संपत्ति के अधिकार के संबंध में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया। संविधान में एक नई 9वीं अनुसूची जोड़कर इस अधिनियमों की सूची दे दी गई और संपत्ति के अधिकार संबंधी अनुच्छेद जो 31 है उसमें 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया?
तो प्रथम संशोधन कब किया गया है? ये किया गया है 1951 में। जो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ है वो हुआ है 1951 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकारों तथा प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, इनको समाप्त कर दिया गया है। जो राजाओं की उपाधियां थी, विशेषाधिकारों एवं प्रिवी पर्स को 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 291, 362 का लोप भी किया गया है। कौन कौन? तो इस संशोधन के द्वारा किस किस अनुच्छेद का लोप किया गया है? एक तो किया गया है 291 का और एक किया है 362 का। और अनुच्छेद 363 का अंतः स्थापित किया गया है तथा अनुच्छेद 366(22) में संशोधन किया गया। इसमें देसी रियासतों के शासकों की मान्यता समाप्त करके उनकी निजी थैली यानी कि पेंशन प्रीवर्स को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है 38। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधनों के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसमें बताना है कि कौन से शब्द जो हैं वो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न। तो इसमें ऑप्शंस ही यहाँ पर इनकरेक्ट दिए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन कोई सा भी नहीं होगा। फिर भी हम इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है वो मूल संविधान में ही विद्यमान था, अतः उपयुक्त प्रश्न का कोई भी विकल्प यहाँ पर क्या है? सत्य नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को क्या बोला जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्ताव में अखंडता शब्द जोड़ा गया है? तो मैंने अभी पढ़ाया ही था आपको, ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है 41। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसके कब समाप्त किया गया? इसको किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ओके, सन 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या है, जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको क्या है, समाप्त कर दिया गया है। जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो अब क्या बन गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संसद ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति अधिकार से संबंध रखने वाले उपबंध अनुच्छेद 19(1) चा और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार के अध्याय से हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में अंतः स्थापित कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब किसी भी व्यक्ति को विधि यानी कि कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा डिसीजन था ये। अब संपत्ति का अधिकार संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। पहले ये क्या हुआ करता था? पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब इसको संवैधानिक और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के उपरांत संपत्ति अधिकार को यह संरक्षण प्राप्त है कि किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि यही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो 44वें संविधान संशोधन के उपरांत जो संपत्ति का जो अधिकार है
उसमें क्या संरक्षण है, तो उसमें यही दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी यानी कि जो उसकी अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो संवैधानिक संशोधन है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, जिसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह आयोग ने की थी। तो इसकी जो सिफारिश थी वो किसने की थी, स्वर्ण सिंह आयोग ने। 42वें संविधान संशोधन जो इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 क तथा एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़कर मूल कर्तव्य जोड़े गए। यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत एक नया भाग जोड़ा गया है। भाग कौन सा था, 4 क, और 4 क में क्या बोलता है, अनुच्छेद 51 का भी जोड़ा गया है। और 51 में क्या है, मूल कर्तव्य हमारे बताए गए। टोटल मूल कर्तव्य हमारे कितने हैं, 11। मूल कर्तव्यों का समावेश सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है हमारा, जो शिक्षा का अधिकार था वो हमारा क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के तहत क्या है, शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 44, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर पूछा है किस संशोधन के द्वारा जो आंतरिक अव्यवस्था थी उसके स्थान पर यानी कि उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को सम्मिलित किया गया है। तो ये किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। तो यहाँ पर बोला है कि जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है वो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती है, जब कोई सशस्त्र विद्रोह जैसी कोई होगा तभी क्या है, उसी के कारण यहाँ पर की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि इस संशोधन के पूर्व युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार थे। संशोधन के पश्चात युद्ध, बाह्य आक्रमण, संसद जो सशस्त्र विद्रोह इस उद्घोषणा के आधार बन गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पर बताना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा है जो नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। पहला है शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। समान आचार संहिता जो है अनुच्छेद 44 को 42वें संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया है। यह मूल संविधान का भाग था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 में 3 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए। 43 को स्थापित करके राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वह उद्योग व अन्य उपक्रमों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करेगा। 39 क में शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा का निर्देश तथा समान तथा निशुल्क कानूनी सलाह देना। नेक्स्ट है 39 क। तो 39 क में क्या है, जोड़ा गया किसको, निशुल्क कानूनी सलाह। 48 क के अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा शामिल है। तो कौन कौन से अनुच्छेद हैं यहाँ पे, एक है 43 क, फिर है 39 क, नेक्स्ट है 48 क। 43 क में जो उद्योग और उनमें जो काम करने वाले हैं उनका भाग लेना। उसके बाद है 39 क में
39 काम है जो शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा का निर्देश तथा समान और निशुल्क कानूनी सलाह देना। ये किसमें है? 39 कौ में। और 48 कौ में है पर्यावरण की सुरक्षा, रक्षा और संबंधन व वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा शामिल है। किसमें? आर्टिकल 48 कौ में। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो कौन से आर्टिकल में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 43 क में। आर्टिकल 43 का में जो जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 43 ए में जो ए के माध्यम से जो श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी क्या की गई? सुनिश्चित की गई 43 ए के माध्यम से। नेक्स्ट है 47। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो संविधान के बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह। इसको क्या है? संविधान के बाद में इसको जोड़ा गया है। ये क्या है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, मुफ्त कानूनी सलाह। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 48। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें बताना है कि जो 73वां संविधान संशोधन है और 74वां, ये किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? पहला है राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा है जिला नियोजन समिति, तीसरा है राज्य वित्त आयोग और चौथा है राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एक तो हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति और तीसरा है राज्य वित्त आयोग। यानी कि यहाँ पर तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट 4। 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। संविधान के 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का प्रावधान एवं जिला नियोजन समिति का प्रावधान भी इसी संशोधन में किया गया है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर उनके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो करते हैं राज्यपाल। नेक्स्ट है 49। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना एक बार। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये किस संविधान संशोधन में बताया गया है? तो ये बताया गया है 91वें संविधान संशोधन में। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार जो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्षतः राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम ना हो। जो राज्य में मंत्रियों की जो कुल संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित कितनी होनी चाहिए? 12 से कम ना हो। ठीक है, यानी कि 12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा है कि भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। जो 79वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है।
इसमें भी यही दिया गया है जो 79 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर जो एससी और एसटी के जो आरक्षण हैं उनकी अवधि केवल 10 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2010 तक के लिए क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, बढ़ा दी गई थी। संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनयन के प्रावधान को भी इस अवधि में बरकरार रखने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 51 की। एससी और एसटी ये कौन सी है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी। एससी और एसटी के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है, तो ये किया गया है 79वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से यानी कि रिजर्वेशन से। ओके, तो ये किससे संबंधित है, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से, जो 93वां संवैधानिक संशोधन है। 93वां संवैधानिक संशोधन 2005, उसके तहत सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी कि एसटी और एसटी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। किसमें, 73वां संविधान संशोधन 2005 में। नेक्स्ट है निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो ये किसमें है, तो यह है संविधान संशोधन विधेयक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कौन सा, संविधान संशोधन विधेयक, ये क्या है, संसद के जो दोनों सदन है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसमें क्या है, अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन के लिए 3 विधियों का उपबंध किया गया है। पहली कौन सी है, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरी है संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरी है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक तथा धन विधेयक में संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो यहाँ पर पूछा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, तो ये उल्लेख है 368 में। 368 में क्या है, संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है, तो ये इसमें पूछा गया है कि जो भारत की सरकारी भाषा है उससे संबंधित जो प्रावधान है उसका संशोधन हो सकता है, तो ये हो सकता है सामान्य बहुमत से। भारत की सरकारी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज में संशोधन जो है वो सामान्य बहुमत से भी हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में उपबंधित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ज्ञातव्य है कि अंग्रेजी भाषा जो है उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किसको शामिल नहीं किया गया है, अंग्रेजी भाषा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पर बोला गया है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार है वो किस में है, 56 में जो है शिक्षा का अधिकार किस में है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, 2002 के द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का 3 किस में है यहाँ पर, यानी कि इसमें है और इसमें है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसमें से एक ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नगर पंचायत यहाँ पर किस में है,
नगर पंचायत है 74वें संविधान संशोधन में। तो इसमें हो जाएगा बी का 2। तो यहाँ का है बी पे 1, तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाए, इसमें ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर सी का हो जाएगा 1। पंचायती राज निर्वाचन जो है वो 73वें संविधान संशोधन, और जो सेवा कर है वो किसमें हो जाएगा, 88वां संशोधन। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा का जो अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन, नगर पंचायत 74वां, पंचायती राज निर्वाचन 73वां, और सेवा कर जो है वो 88वां संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 57 की। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से विषय पर जो संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। संविधान के संघीय प्रावधान सही है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार बिल्कुल सही है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया सही है, नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं के नामों में परिवर्तन, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। 1, 2 एंड 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के संघीय ढांचे संबंधी प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए कम से कम आधे राज्यों के जो विधानमंडलों की सहमति क्या है, अनिवार्य है। जबकि नए राज्यों का जो निर्माण है और उनकी सीमाओं में एवं जो नामों में परिवर्तन करने का जो अंतिम अधिकार हो किसको होता है, वो संसद को होता है, पार्लियामेंट को। इसके लिए आधे राज्यों के विधायकों की संपुष्टि क्या है, आवश्यक नहीं होती है। किसके लिए, जो नए राज्यों का जो निर्माण होता है और उनकी जो राज्यों की जो सीमाएं होती है उनके नामों में परिवर्तन। तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है, इसमें आवश्यकता होती है पार्लियामेंट की, ना कि राज्य के विधायकों की। सो दैट इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो इसमें बोला है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, किसमें, संसद के किसी एक सदन में, यानी कि या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी एक सदन में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368(2) में है। इस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी एक सदन में आरंभ की जा सकती है। इसके हेतु संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 यानी कि 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का भाग बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान में संशोधन करने की जो भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं। यहाँ पर बोला है जो संविधान में संशोधन करने की जो है, संशोधन करने की भारतीय संसद की जो शक्ति है उसमें कुछ सीमाएं हैं, वो कौन सी हैं ये बतानी है आपको। संसद मूल अधिकारों के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं कर सकती, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। संसद संविधान में कोई प्रतिगामी संशोधन नहीं कर सकती है, नहीं, बिल्कुल ये वाला कर सकती है। बट संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, जो भारतीय संसद की जो शक्ति है उस पर ये सीमा है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस है। संविधान का जो मूल ढांचे में संसद क्या है, कोई संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो पर्याप्त व्यापक है, किंतु वह असीमित नहीं है और संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मौलिक तत्व और मौलिक आधारभूत ढांचा क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। तो इसीलिए क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है
तो परिणाम यह होगा। कौन सा परिणाम होगा, आइए देखते हैं। तो परिणाम यह होगा कि उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो उस विधेयक को परित्याग करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 61 की। संविधान का 98वां संशोधन किससे संबंधित है। इसमें बताना है कि जो 98वां जो संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो इसमें तो आंसर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, ये सारे इनकरेक्ट होंगे आंसर, इसीलिए यहाँ पर क्या है, कोई भी आंसर फाइंड नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। 98वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2012 के अंतर्गत अनुच्छेद 371 जे को संविधान में सम्मिलित किया गया है, जिसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को ऐसी शक्तियां प्रदान करना था जिससे कि वह हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विकास का स्वरूप तय कर सके। तो ये 61 था क्वेश्चन। उसके बाद 62 क्वेश्चन करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे और भी सब्जेक्ट की क्लास करवानी है तो आप किस सब्जेक्ट की क्लास देखना पसंद करेंगे, पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करें या हिस्ट्री, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है और बताना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ सूची 1 में दिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। तो ये किस संशोधन में किया गया है, तो ये किया गया है 38वां संविधान संशोधन, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 कौन से ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना। तो इस पे ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, इसको किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है मताधिकार की जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। तो ये आपको मैंने कराया था, ये इसमें हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेम वही दिया गया है, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन कितनी बार हुआ है। तो ये हुआ है एक बार। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में एक बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो इसमें हो जाएगा 25वां संशोधन। तो आइए देखते हैं संविधान का जो 25वां संशोधन अधिनियम है 1971, उसमें अनुच्छेद 31 ग के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि अनुच्छेद 39 के खंड ख में और ग में जो निहित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानून पारित किया जाता है, दातव्य है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 ख और ग के स्थान पर भाग 4 में उल्लिखित सभी या किन्हीं तत्वों को शामिल किया गया है। तो ऐसा कानून इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है या उसमें प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। नेक्स्ट है 65। नागरिकता संशोधन विधेयक
2019 संसद से कब पारित किया गया? जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है, उसको पूछा है कि जो पार्लियामेंट से कब पारित किया गया है। तो ये किया गया है 12 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन विधेयक है 2019 लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर तथा राज्यसभा के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। अतः स्पष्ट है कि संसद द्वारा यह विधेयक 11 दिसंबर को पारित हुआ था, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा इस विधेयक पर 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर किए गए। तत्पश्चात यह विधेयक कानून बनकर क्या है, कानून बन गया। राष्ट्रपति क्या है, संसद का अंग होता है। संसद के कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि जो 74वां संविधान संशोधन है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल सही है। यह नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, बिल्कुल सही है। यह नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, बिल्कुल सही है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में नया भाग 9 का तथा नई अनुसूची 12वीं जोड़ी गई, जो नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 9 के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण दिया गया। वर्तमान में यह व्यवस्था ज़्यादातर राज्यों में प्रयोज्य में की गई है, प्रयोज्य में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स वरीयता अनुक्रम। इससे रिलेटेड आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में। देन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, यानी कि किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन तो कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आइए देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समकक्ष वरीयता क्रम 9A में आता है। अतः प्रश्न में दिया गया कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, तो ये चारों ही विकल्प क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। किसमें? योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। तो ये किस वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है? ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग के संविधानेतर निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में बिना विधान बनाए मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा की गई। योजना आयोग संघ की सरकार के लिए सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होती है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया है? नीति आयोग का। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, वरीयता जो क्रमानुसार निम्न में से घटते वरीयता क्रम में सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। घटता क्रम में आपको यहाँ पर क्या है, बताना है। तो घटता क्रम यहाँ पर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल अपने राज्य में, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री अपने राज्य में और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसके बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वरीयता जो क्रमानुसार है, एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। वरीयता क्रमानुसार घटते क्रम में निम्नवत है: राज्यपाल अपने राज्य में, मुख्य न्यायाधीश कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री अपने राज्य में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वरीयता क्रम देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले कौन आएंगे, राष्ट्रपति,
फिर सेकंड नंबर पे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री थर्ड नंबर पे, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में। फोर्थ नंबर पे कौन है? राज्यों के राज्यपाल। उसके बाद पांचवें नंबर पे आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति। 5A में उप प्रधानमंत्री आएंगे। नेक्स्ट 6 में आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद आएंगे संघ के कैबिनेट मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता। उसके बाद आएंगे 7A में भारत रत्न प्राप्तकर्ता, यानी कि जिनको भारत रत्न मिला है वो आएंगे उसके बाद। देन 8 में आएंगे राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त और विभिन्न देशों के राजदूत, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य से बाहर। नेक्स्ट 9 में आएंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9A में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसके बाद आएंगे राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य और संघ के राज्य मंत्री। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2 टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट PYQs थे पॉलिटी के, उन सारे PYQs को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा राज्य सरकार की जो संरचना एवं कार्यप्रणाली, इससे रिलेटेड जो टॉपिक हमारा रहेगा राज्यपाल और उपराज्यपाल। इससे रिलेटेड जो टॉपिक क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आपका अच्छे से रिवीजन हो सके इन सारे क्वेश्चंस का। तब तक के लिए आप जो मैंने क्लासेस इससे पहले मैंने 10 से 11 क्लासेस करवा चुके हैं पॉलिटी के PYQs के ऊपर, तो आप उन सारी क्लासेस को वॉच करिए, मल्टीपल टाइम्स आप उसको रिवीजन कीजिए। सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस सेट होता है वो होते हैं आपके PYQs, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जो है 60 to 70% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो आप इसी को मल्टीपल टाइम्स जो है रिवीजन कीजिए अच्छे से, तो इससे आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों ही रेडी हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, आज के लिए बहुत हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड पढ़ते रहिए आप। गुड लक फॉर योर अपकमिंग